नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सब्स डायरी ट्रेनिंग सेंटर तलवाड़ा में 430 युवाओं ने कांस्टेबल का प्रशिक्षण पूरा कर अपने पद की यहां पर गोपनीयता की शपथ ली है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जवानों को शपथ ग्रहण करवाई। परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए उपराज्यपाल ने परेड का निरीक्षण करने के साथ साथ सलामी भी ली और बॉर्डर पुलिस का हिस्सा बने सभी 430 जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे जवान सभी प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हैं और देश में जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतरीन पुलिस में से एक मानी जाती है। लेकिन आज के समय में साइबर क्राइम, सोशल साइट से भी लड़ाई लड़ना जरूरी हो गया है। जवान इनके साथ भी लड़ाई लड़ने को हमेशा तत्पर रहे ताकि किसी भी चुनौती का करारा जवाब दिया जा सके। और कार्यक्रम में डीजीपी नलिन प्रभात ने भी सभी जवानों को उनकी ट्रेनिंग संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि जवानों को सिर्फ बॉर्डर एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभानी होगी, बल्कि उन्हें हर प्रकार की चुनौती से निपटने को तैयार रहना होगा। उसमें शामिल होना अपने आप में गर्व की बात है। शामिल हो गए। आपको इस बात को भी याद रखना होगा कि समय के साथ आने वाली प्रत्येक चुनौती के सामने, हर कठिन परीक्षा के बीच सदैव जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वयं को न्याय के लिए सक्रिय, दृढ़ और संकल्पबद्ध शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हर उस खतरे के विरुद्ध खड़ी होती है जो जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में अमन, स्थिरता और गरिमा को चुनौती देता है। देश ही नहीं बल्कि सब लोग जानते हैं, सब इस बात के गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का दृष्टिकोण सदैव सक्रिय और दूरदर्शी रहा है। ये लक्ष्य केवल शब्दों में व्यक्त किया गया आदर्श नहीं है, बल्कि आपके लिए एक प्रतिज्ञा है जो आतंकवाद के खिलाफ प्रत्येक कार्रवाई, प्रत्येक अपराध की जांच, प्रत्येक गिरफ्तारी और प्रत्येक न्यायिक सफलता में प्रतिबिंबित होती है। यह प्रतिज्ञा उन शूरवीरों के साहस से पुष्ट होती है जो खतरे की दिशा में बिना भय और बिना हिचक के कदम बढ़ाने का काम करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स देश की एक यूनिक फोर्स है जो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग के अन्य चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आतंकवाद के विरुद्ध भी अनवरत लड़ाई लड़ रही है। कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारी नीति दृढ़ और अटल संकल्प से प्रेरित है। सेना, अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादी नेटवर्क और उसके इकोसिस्टम के विरुद्ध संयुक्त अभियानों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है उसे कहीं भी सुरक्षित आश्रय नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का संदेश बहुत स्पष्ट है। जो तत्व आतंकवाद को जन्म देते हैं उसका समर्थन करते हैं, उसे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तथा उसे संरक्षण देते हैं, उनके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। ट्रेनिंग अच्छी खासी रही, हमें बड़ा मजा आया इधर। अब मिस भी करेंगे ये दिन, जैसे यहाँ की जो हमें हम उस्तादों को मिस करेंगे। बेसिकली यहाँ के सीडीआई साहब, बीएचएन सर, डीएसपी सर, प्रिंसिपल सर, सबको मिस करेंगे धीरे धीरे। मतलब बट एक ये भी होता है कि घर जाने की चाह बड़ी होती है। बट जैसे कि आज हमारी पासिंग हो गई है, बट अगर कोई बोले कि आज रहो तो हम अब रह लें इधर बिना किसी झिझक के। बट अब घर जाने की भी चाह रहती है। तो अब खुशी बहुत है कि आज पासिंग हो गई है हमारी, फाइनली कंप्लीट हो गया। वो दिन आ गया जिस दिन का इतने दिन से इंतजार था।
सर इस ट्रेनिंग में बताई गई है लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे चुनौतियां आए उनसे निपटना है, मतलब हर चीज़ हर फील्ड के बारे में हमें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। ज़िंदगी में एक बेसिक ट्रेनिंग जो 9 मंथ्स की होनी चाहिए, इसमें बंदा सब कुछ सीख जाता है। बंदा अमीरी, गरीबी, तंगी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर लेता है, दुख की शाम भी देख लेता है और खुशी की सुबह भी देख लेता है, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज ट्रेनिंग के बाद घर के बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि जो एक उस्ताद अगर उसने एक शब्द भी आपको सिखाया होता है तो वो उस्ताद आपका कहलाता है। तो 1 साल इन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं, हमारे जूतों तक भी हाथ लगाया है उस्ताद। तो उस्ताद की अहमियत बहुत बड़ी होती है माँ बाप के बाद, तो उस्ताद का ही बड़ा महत्व होता है। तो बड़ी याद आएगी उस्ताद में। इंशाल्लाह जिस हिसाब से हमने शपथ ली है तो उसी हिसाब से इंशाल्लाह ईमानदारी से अपनी नौकरी को आगे निभाएंगे, तो अपने कर्तव्यों को निभाते रहेंगे आगे। मेरे फादर साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, वो आर्मी में एक्स सर्विस मैन थे सर। तो उन्होंने अपना टाइम जो है आर्मी में रह के अपने देश को दिया है, और उनका एक सपना था कि मेरा बेटा पुलिस को चुने, और आज उनका सपना वो पूरा हुआ है। और मेरे पापा की मेरे साथ दुआएं हैं। मैं अपने पापा के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि पापा आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। तो मैं अपने अल्लाह का और अपने पापा का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। मिस कर रहा हूँ सर, ज़्यादा उनकी दुआएं सर। पहले तो हमारे अल्लाह ताला का साथ था, और उसके बाद मेरे पापा की दुआएं मेरे साथ थी सर। मेरे पापा आर्मी में रह के देश की सेवा की, और मैं इंशाल्लाह पुलिस में रह के अपने। तो पनन कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत चरंगू ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ओवरग्राउंड स्पोर्ट्स सिस्टम को खत्म करने की प्रतिबद्धता सराहनीय है, लेकिन इसके लिए जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य और राजनीतिक वर्ग की गलत नीतियां ही ऐसे तंत्र को जन्म देती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा कि पनन कश्मीर के दृष्टिकोण से कई अहम मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, तभी अलगाववाद और आतंकवाद के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, पहली बात हम उनको कहते हैं कि जो आपने अभी तक डिनायल ऑफ हिंदू जिनोसाइड जो कश्मीर में हुआ उसकी पॉलिसी रखी है, डिनायल ऑफ हिंदू जिनोसाइड वाली पॉलिसी रखी है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसको छोड़िए। इससे अलगाववाद को, आतंकवाद को, ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर जो अलगाववाद के उनको शय मिलती है, क्योंकि इससे मैसेज आती है कि एक पूरे समाज के खत्म होने की प्रक्रिया को, एक पूरे समाज की खत्म होने की प्रक्रिया को सरकार बड़ा नजरअंदाज करती है। तो अलगाववादी तत्वों को लगता है कि हमारी पैठ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आधे अलगाववाद की राजनीति को छोड़ना चाहिए। आधे अलगाववाद की राजनीति बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, आधा अलगाववाद के साथ भी रहते हैं और मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक पार्टीज में रहते हैं। हम सरकार से कह रहे हैं ऐसी पार्टीज जो आधे अलगाववाद की राजनीति करते हैं उन पार्टीज का संज्ञान लें, क्योंकि वो एक स्पेस क्रिएट करती हैं जिस स्पेस के कारण अंदर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जो लोग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं आतंकवाद के और अलगाववाद के। जो ये टेररिज्म चल रहा है ये एक बड़े युद्ध का एक हिस्सा है, एक जिहादी वॉर फॉर्म है, टोटलिटेरियन है, आइडियोलॉजिकल है और प्राइमरली हिंदुओं के खिलाफ है। इसको कैरेक्टराइज करना चाहिए कि हम एक जिहादी वॉर फॉर्म को फाइट कर रहे हैं, हम किसी कुछ लोगों के टेररिज्म को फाइट नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक टोटलिटेरियन वॉर फॉर्म है ये हर एक स्तर पे काम करता है, ये समाज के स्तर पे काम करता है, इकोनॉमी के स्तर पे काम करता है और बंदूक के माध्यम से भी काम करता है। अगर ये 3, 4, 5 बातों का संज्ञान सरकार ले तो आगे आने वाले समय में जो उनका अभियान है ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म करने का, वो किसी सार्थकता की तरफ। तो जम्मू में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज यहाँ अधिकार मंच के बैनर तले आज एक विरोध प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शन UGC इक्विटी बिल की बहाली की मांग को लेकर किया गया और प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बिल को जल्द लागू किया जाए। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद किया। वक्ताओं ने कहा कि ये बिल सामाजिक न्याय और समानता के लिए बेहद जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी की गई और प्रशासन से सकारात्मक कार्रवाई की अपील की गई। एक ही उद्देश्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एक स्टे लगा हुआ है, अस्थायी स्टे लगा है UGC एक्ट को लेके, उसकी बहाली के लिए तो तुरंत से तुरंत जल्द वो बहाल हो, ताकि जितने भी सफरिंग क्लासेस हैं
जितने भी हमारे जो SC ST माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र हैं हमारे, जिनको अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में हाई लेवल पे, हायर लेवल की एजुकेशन में नंबर ऑफ टाइप, कितने हज़ारों टाइप के उनको उत्पीड़न सहने पड़ते हैं। तो उसके विषय में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा प्रावधान निकाला UGC में कुछ अपने नियम बना के, तो लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं तुरंत जल्द से जल्द गवर्नमेंट जैसे भी, चाहे संसद में पास करे या सुप्रीम कोर्ट जल्द अपना आदेश दे, ताकि UGC का जो इक्विटी बिल है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि जो प्रमोशन और जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजुकेशन हायर लेवल होती है, उनमें जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सके। तभी तो हम कहते हैं कि हम सबका अधिकार, समानता अधिकार, ये सब आप कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे राइट्स हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ये सब ये कहते हैं। तो इनकी जो मान्यता होनी चाहिए, हम इस फेवर में हैं। कि किस तरह काफ़ी लंबे समय से जो हमारे SC ST OBC मिनार्टीज़, उन लोगों के साथ जो हायर एजुकेशन सेंटर्स में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और कितनी सुसाइड्स हुई वहाँ पे, तो उसके मद्देनज़र अगर UGC ने एक एक्ट लाया जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है हमारी जो SC ST मिनार्टीज़ के लिए, तो उसके ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में ये जो बैन लोगों ने लगवाया, हम उसको कंडेम करते हैं। और ये जो आज का ये जो प्रोग्राम है, जैसे बताया है हमारे नरेंद्र जी ने, कि उसी के लिए हमने ये अब कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये जो बैन है ये इमीडिएटली वहाँ से उठना चाहिए, और हम इसके हक में हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। क्योंकि अगर UGC ने ये एक्ट लाया है तो हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको मद्देनजर रख के ये लाया गया है, तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में बैन जो करवाया, और कुछ लोग देखिए बड़े इसके खिलाफ बोल रहे हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि तो जम्मू में संवेदना क्लब द्वारा आयोजित किए जा रही एंटी ड्रग क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 का ही आगाज होने जा रहा है और जम्मू में आज इस टूर्नामेंट की जर्सी को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SP रूरल ब्रजेश शर्मा और SP साउथ डॉक्टर अजय शर्मा मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने यहां जर्सी का अनावरण करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेदना क्लब के सदस्यों ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना और नशा मुक्त समाज का संदेश देना है। वो आजकल ड्रग्स की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जम्मू पुलिस इस दिशा में जो है आए दिन कार्य कर रही है। अगर FIR लगाने की जरूरत है, FIR लग रहे हैं, पिट NDPS हो रहा है, प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, और आजकल आपने देखा होगा कि हम प्रॉपर्टी को डिमोलिश भी कर रहे हैं। अगर किसी ने वो पैसे जोड़ के, ड्रग्स से जो पैसे जोड़ के घर बनाया, तो उसको हम डिमोलिश भी कर रहे हैं। तो उस दिशा में मुझे लगता है ऐसे जो इनिशिएटिव हैं, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट है केशव जी, ये आए दिन ऐसे कार्य करवाते रहते हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक डुगर रतन का अवार्ड का प्रोग्राम रखा था और मुझे वहाँ पे भी चीफ गेस्ट आने का मौका मिला, तो उसमें जम्मू की जितनी भी टैलेंट है उनको इन्होंने इकट्ठा किया था। बीच में अगर मैं आधार कार्ड की बात करूँ तो उसमें भी ये कैंप लगाते रहते हैं। कई बार क्या है, आई को चेकअप करने के लिए कैंप लगाते रहते हैं। अक्सर मैं देखता रहता हूँ ये सोशल मीडिया पे शाये रहते हैं और बड़े जो हैं अच्छे काम कर रहे हैं जम्मू को लेकर। तो आज हमें यहाँ मौका मिला इनके साथ आने का, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ SP साउथ अजय जी भी है और संवेदना की पूरी टीम प्लस SHO नौबाद मेरे साथ है। तो जम्मू पुलिस का एक ही मिशन है कि हम ड्रग्स के बिल्कुल खिलाफ हैं, और जो भी इस दिशा में कार्य करेगा तो जम्मू पुलिस उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के इस दिशा में जो है वो कार्य करेगी। और हमारे समाज में ड्रग्स की कोई भी जो है वो जगह नहीं है। जहाँ तक क्रिकेट की बात करूँ, इस वक्त क्रिकेट का फीवर चल रहा है। इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता है, उसके साथ साथ JNK की जो रणजी टीम है पहली बार वो है वो फाइनल जीता है। तो उस चीज को अगर मद्देनजर रखते हुए ऐसी टूर्नामेंट हो रही है, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट का फेवर है, उसका भी हमें लुत्फ उठाना चाहिए। और साथ ही साथ समाज में ड्रग्स की कोई भी जो है वो जगह नहीं है, जम्मू पुलिस इनके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केशव चोपड़ा जी जो है इनको भगवान और बल दे और इस दिशा में जो और भी जो है वो कार्य करे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई की ही प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। ये जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से सवाल उठाए गए और पार्टी के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ताजा जनगणना और पारदर्शी परिसीमन के बिना यह चुनाव कराना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी में है, जो अनुचित है। साहनी ने कहा कि पिछड़े वर्गों को उचित आरक्षण तभी मिल सकता है जब नवीन और सटीक जनसंख्या
आंकड़े उपलब्ध करती है। और इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी कि पंचायत चुनावों में गैर स्थानीय लोगों को मतदाता या उम्मीदवार बनाने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा और केवल वैध डोमिसाइल धारकों को ही अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, शिवसेना का मानना है कि अगर आप बिना ताजा जनगणना के, बिना जो है आरक्षण के, बिना आप जो है परिसीमन के अगर चुनाव करवाते हो तो ये आरक्षण और पिछड़े वर्ग के साथ भी नाइंसाफी है। और दूसरा, ऐसी भी जानकारी है कि इस चुनावों के लिए डोमिसाइल और हमारे स्टेट सब्जेक्ट को, जिसको हम अपनी डोगरा पहचान मानते हैं, डोगरा अस्मिता के साथ उसको जोड़ा जाता है, उसको भी जो है पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। यानी कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है किसी तरह की, उसके अंदर मतदाता बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए कोई कंडीशन जो है, कोई क्राइटेरिया तक जो है अभी तक वो सामने नहीं आया है, तय नहीं किया गया है। और हमारा ये भी मानना है कि अगर आप बिना जनगणना के आप चुनाव करवाते हो, बिना परिसीमन के आप चुनाव करवाते हो, तो ये पिछड़ा वर्ग, विशेष तौर पर ओबीसी, जिसको इस बार जो है वो आरक्षण मिलना था, उनके साथ भी पूरी तरह से अन्याय है। शिवसेना ये मांग करती है कि पंचायत चुनावों में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाई जाए, पहले जनगणना की जाए, परिसीमन किया जाए और उसके बाद जो है वो चुनावों की जो है प्रक्रिया को शुरू किया जाए। और सबसे बड़ी बात, चुनावों के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए डोमिसाइल प्रक्रिया को नजरअंदाज ना किया जाए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए। सुरनकोट की तहसीलदार ने लगातार दूसरे दिन भी बाजारों में निरीक्षण अभियान जारी रखा है और इस दौरान उन्होंने गैस एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर्स की गहन जांच की और वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके अलावा टीम के साथ विभिन्न रेस्टोरेंट, ढाबों और होटल्स का भी निरीक्षण किया गया। तहसीलदार ने साफ सफाई, गुणवत्ता और रेट सूची की जांच करते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं चिकन और मीट की दुकानों का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि निर्धारित दरों से ज्यादा कीमत ना वसूली जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ओवर चार्जिंग या अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, कल की तरह हमने आज भी ये अपनी मुहिम जो है वो जारी रखी हुई है। हमने आज गैस एजेंसीज के स्टॉक रजिस्टर चेक किए हैं, उनमें बफर मकदार में गैस अब उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। मेरी गुजारिश सुरनकोट की आवाम से है कि किसी भी किस्म की डोमेस्टिक गैस की कोई कमी नहीं है, इसको आराम से आप बुक करें और आराम से ले जाएं, कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी किस्म की भी कोई काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसकी शिकायत फ़ौरन इंतज़ामिया को करें ताकि बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मुर्गा और मीट की भी दुकानें चेक की हैं और उनको डायरेक्शन हदायत दी हैं कि किसी किस्म की काला बाजारी वो भी ना करें और जो रेट्स तय हैं उन्हीं पर फ़रोख्त करें। उसके हवाले से जो हमने कल डायरेक्शंस दी थी, 90% से ज़्यादा लोगों ने उसको ओबे किया है और उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर यूज़ किए हैं। आज मैं फिर उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह जो हैं वो अपना कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करें, डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ ना करें क्योंकि ये गैर कानूनी है। दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और ब्लैक में सिलेंडर बेचने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपका लाइसेंस भी रद्द किया जाए। तो रमजान के पवित्र महीने में यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशन की ही आप देखिए पुंछ ने इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश कर दी है। संस्था द्वारा जिले की जरूरतमंद और गरीब परिवारों के बीच में राहत सामग्री वितरित की गई। सदस्यों ने यह भी कहा कि रमजान का महीना रहमत और बरकत का प्रतीक है और इस दौरान जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा सवाब माना जाता है। और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश फैलाते हैं और कमजोर वर्ग को सहारा देते हैं। जो माह रमजान का जो महीना है, जो आने वाली जो ईद है, इसी के सिलसिले में जो हमारे ये जो दूर दराज के लोग हैं, जो जिसमें काफ़ी गरीब गुरबा लोग हैं, आर्फन्स हैं, उसके बाद विडोज़ हैं और हमारे जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उसी के रिगार्डिंग जो हमारी यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशन जो यशन नाम की तंजीम है, हर साल हम इनको खाने पीने की अशिया तकसीम करते हैं ताकि ये जो माह रमजान का अच्छा निकले और जो आने वाली जो ईद है
वो इनके अच्छी तरह इनका घर में चूल्हा जले और ये अच्छी कोशिश से मनाए। मेरी गुजारिश है, जो मेरे जितने भी NGOs के लोग हैं, जो हेड वगैरह हैं, जो रिलीजियस हेड्स वगैरह करते हैं या बड़े बड़े लोग हैं, सभी से गुजारिश है कि सभी आगे आएँ, ये नेक काम के लिए सभी आएँ, इन गरीबों की मदद करें ताकि इनका घर भी अच्छा हो, इनका चूल्हा जले और इनकी ईद अच्छी तरह हो। हमारा यही मैसेज है सभी लोगों के लिए कि वो आगे। आज हमने कोई 130 लोगों को जो हमने आज फूड किट्स तकसीम की थी, इंशाल्लाह हर साल हम ये 150 तक देते हैं, तो इस बार हमने 130 दी है। तो इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला चलता रहे, कारवां चलता रहेगा और हम दुआ करें अल्लाह ताला हमें। सुचेतगढ़ क्षेत्र के ही गांव या बाजेचक से भोलीचक, चकरोई और आसपास के गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जल भराव के कारण लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पूरा पानी सड़क पर जैम होकर, आप देखिए किस तरह से खड़ा रहता है, यानी कि सड़क पर जमा होकर तालाब का रूप ले लेता है। और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गांव के पुराने तालाब पर कुछ लोगों ने कब्जा कर उसे भर दिया है, जिसके चलते पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। और कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सरकार द्वारा जल शक्ति मिशन के तहत लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इसका ताजा उदाहरण सुचेतगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव अब्दुलिया में देखने को मिला, जहां PHE विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से ट्यूबवेल लगाया गया है और वाटर टैंक का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन ये काम अधर में लटका हुआ है, अधूरा अभी भी पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 से 3 वर्षों से उन्हें पीने का साफ पानी नसीब नहीं हो रहा। गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने से समस्या और गंभीर हो जाती है, जिससे उन्हें रोजाना दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पानी बड़ी तकलीफ हमारे सानू बड़ा नहीं 2 साल ये टूबल खराब हो जाता PHE का, कोई पानी नहीं, कोई अफसर नहीं आता, कोई मौका नहीं देता नहीं है। बाकी ये सारा आनी महकमे ने आते ना चक्कर लाइट भी देना, बाकी सानू पानी बड़ी दिक्कत है। बार्डर रहने अस तो इतना इं बार्डर लेवल थल्ले टुरी लागे सुक्की देना गर्मी च आनी तो सानू तो पानी मिलना चाहिए PHE का। पुराना चलता तो ना नवा चलता तो पानी की बड़ी दिक्कत है। पिछली गर्मी का बंद है तो हूँ गर्मियाँ फिर आई हैं, अजे तक बंद अजे तक पानी नहीं आया। तो कोई इं ट्यूबवेल का पानी, कोई बंबी का पानी या नहीं, तो बत्ता का पिंड च कोई मतलब PHE का पानी कोई नहीं आ रहा। की बनी नहीं है फिर पानी के वाटरेशन के ते दूगा उन्हें जोड़ियां पाइपां ते वो ये पानी चलिया। सुरनकोट के ब्लॉक बफलियाज में यहाँ चंदसर बफलियाज जो लिफ्ट स्कीम है पिछले 5 सालों से ही बन रही है, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। करोड़ों रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को भारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, जो सरकारी खजाने को बर्बाद करने का आरोप लगा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीने का साफ पानी न मिलने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। महिलाओं और बच्चों को दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर लोगों को महंगे दामों पर टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन तुरंत इस पर ध्यान दे की बड़ी बात कही। मांग भी रखी कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाए और पानी की किल्लत को दूर किया जाए। जो NRW की स्कीम आई थी, चंदन सेहत लिफ्ट स्कीम बफलियाज ए में यहाँ लगाई गई थी, और इसलिए लगाई गई थी कि यहाँ पे हर घर में टैप ऑफ कनेक्शन होना चाहिए। जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ लोगों के घर में पानी पहुँचाया जाए। लेकिन इसके बरक्स इस स्कीम को यहाँ थोड़ा सा काम करके पेंडिंग छोड़ के पता नहीं किसने किया, वो चले गए हैं। और आज रमज़ान है, इस माह रमज़ान है, एक मुबारक महीना है हमारा, इसमें पानी होना चाहिए लोगों को। मेरी यही मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो स्कीम है जो इसको जल्दी बहाल कर देना चाहिए और इसको थ्रू आउट किया जाए जल्दी से जल्दी। हम मानते हैं कि 80% काम हो चुका है और 20% काम पेंडिंग है। उसका जो 80% काम हो चुका है, हम नहीं चाहते कि वो 80% पैसा बर्बाद हो। अगर 20% काम होगा तो हमें 100% जो लोगों को इस करोड़ों की स्कीम है इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ इस वक्त इकट्ठे हुए हैं कि जल्द अज जल्द जो है ये 20% काम मुकम्मल किया जाए लिफ्ट का, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले और लोगों को जो है वो करोड़ों रुपए बर्बाद होने से उनका फ़ायदा मिले। बाकी सर जितना भी जो डिस्ट्रीब्यूशन लगी है, जो टैंक बने हैं, ये जो है मैं एक मीडिया की वसादत से ये कहना जा रहा हूँ DC साहब से, एक्शन साहब से, कि जो भी है आप एस्टिमेशन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को इंक्लूडिंग करके एस्टिमेशन ना करें, क्योंकि जहाँ
डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है वहाँ आप टैंक लगाते हो, जहाँ टैंक की जरूरत है वहाँ पाइपें लगाते हो। ये मौका की वारदात जो हमने यहाँ पे आपको मैप बनवाया, यहाँ पे नक्शा बनवाया कि कौन सी चीज जरूरत है, उसके मुताबिक अगर काम होता, मैं मानता हूँ जितना पैसा यहाँ लगा, आज यहाँ पे पानी भी चलता, आज लोगों को पानी भी मिलता, आज टैंक भी थ्रू आउट होते, आज पूरा काम कंप्लीट होता। लेकिन ये एस्टिमेशन गलत हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ऑनगोइंग स्कीम है और जो काम अलॉटमेंट हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर को काम ठेकेदारी का हुआ है, वो जल्द से जल्द 4 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करें। नहीं स्टार्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप जो उठाएंगे उसके लिए खमियाजा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा। और इस स्कीम से लोगों को आज तक कोई भी फायदा ना मिला है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया है, लेकिन लाइन ना तो पूरी। चलिए, फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।